So now we are going to do question number 1.3. So in this question it has been asked, check that the ratio ke square upon g me mp is dimensionless. मतलब हमें बताना है कि ke square g upon mass of electron and mass of proton is dimensionless. ये हमें सबसे पहले प्रूफ करना है. तो डायमेंशनलेस होने के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर k का मुझे डायमेंशन अगर पता करना है तो वी विल यूज हेयर द कूलम्स लॉ, फोर्स इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. सो वी विल हैव k एज फोर्स इंटू आर स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर. और फोर्स का हम डायमेंशन जानते हैं m एंड आर स्क्वायर का डायमेंशन l स्क्वायर. और Q का अगर आप डायमेंशन जानते हैं तो I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है. I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इक्वल टू आई टी मीन्स डायमेंशन इज एम्पियर टाइम. सो वी विल राइट हेयर a स्क्वायर एंड दिस विल बी t स्क्वायर. सो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो K का जो डायमेंशन आता है यहाँ से m l क्यूब t टू द पावर 4 a टू द पावर -2, ये k का डायमेंशन आता है. सिमिलरली विल फाइंड g का डायमेंशन. तो फिर से हम फॉर्मूला यूज करते हैं, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. सो g का जो डायमेंशन होता है बच्चों वो फिर से हो जाएगा f आर स्क्वायर m1 m2. तो फिर से ये mlt-2 and this will be l square and this will be, in this case it will be m square. So g का जो डायमेंशन आता है वो आता है m to the power -1 l cube t to the power -2. So this is the dimension of g. Now अगर हम इस वाले फॉर्मूले को देखें यहाँ पर ध्यान से, तो k e स्क्वायर g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन. तो इसका अगर डायमेंशन देखें तो k का डायमेंशन हमने पहले ही निकाल लिया है, m l क्यूब t टू द पावर -4 a टू द पावर माइनस स्क्वायर. तो ये हो गया. और e का डायमेंशन, e का क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो आई विल राइट a इंटू टी. तो a स्क्वायर एंड t स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. और g का डायमेंशन हमने निकाल लिया है m टू द पावर -1 l क्यूब t टू द पावर 2. और यहाँ से फिर मास का डायमेंशन अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा m टू द पावर स्क्वायर. तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा m l क्यूब t टू द पावर -2 a टू द पावर -2. और यहाँ से नीचे से जो आंसर आएगा वो भी आया m l क्यूब t टू द पावर -2 एंड देयर विल बी, ओके ए यहाँ से कट जा रहा है, यहाँ से ए और ये कट जाए तो ए यहाँ नहीं आएगा. तो नीचे भी वही डायमेंशन आ गया, m l क्यूब t टू द पावर -2 m l क्यूब t टू द पावर -2, दैट विल बी 1. सो इट विल बी डायमेंशनलेस. इट विल बी, ये क्या हो जाएगा, इट इज डायमेंशनलेस. ये डायमेंशनलेस हो जाएगा. अब क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है कि वो आप टेबल को देख के उसका वैल्यू डिटरमाइन कीजिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा. तो के ई स्क्वायर जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, तो के का वैल्यू होता है. और अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूं कि एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में चार्ज है R. सो यहाँ पे अगर मैं कूलम्स लॉ लगाऊंगा तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ कूलम. अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो जी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर. सो एफ सी अपॉन एफ जी का ये रेशियो है, राइट. तो एफ सी अपॉन एफ जी, के का वैल्यू हम रखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई का वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इसका भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. और फिर जी का फॉर्मूला लगेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31.
और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये जो आप रखेंगे तो यहाँ तक आपका आएगा 0.22 समथिंग इंटू 10⁻40, दैट विल बी 2.2 इंटू 10⁻39। मतलब जो आपका कोलम्बिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के रफली 10⁻39 टाइम्स है। मतलब कोलम्बिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज 10 to Coulombic force between proton and electron is 10⁻39 times of gravitational force between electron and proton. So this is our answer. So now I will move to second question 1.4. 1.4 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर अगर 1.4 आप देखेंगे तो उसमें बच्चों कहा गया है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज। हाँ, तो क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होगा, मैंने अपने लेक्चर में बताया है कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। मतलब जो चार्ज ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर वो स्टेप्स में होता है, कंटिन्यूअस चार्ज नहीं होता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसे जाता है। ऐसा नहीं कि 1.2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चार्ज ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी will take place in discrete manner and this is called quantization of charge, means transfer of charge from one body to another takes place in discrete manner, not continuous, transfer of charge from one body to another body takes place in discrete manner, not continuous, or it is an integral multiple of E. Transfer of charge takes place is an integral multiple of E. So this is called quantization of charge. मतलब इंटीजर के रूप में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ही हम लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। आप ये डेफिनेशन काफ़ी है क्वांटाइजेशन को प्रूव करने के लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब बताने के लिए। उसका कहता है कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस। हाँ, जब लार्ज स्केल ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो आप क्वांटाइजेशन को क्यों इग्नोर कर देते हैं। तो जब से मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे लार्ज स्केल कोई भी चार्ज है, सपोज दिस विल बी 32 कूलम चार्ज है कोई बॉडी पे, तो उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्यों आप ये कर देते हैं, क्योंकि उस समय वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के बराबर ही होता है। जैसे मैं आपको एन, वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि अगर 32 कूलम है तो अगर Q इक्वल टू एन ई है तो n का जो वैल्यू आता है वो आता 32 अपॉन ई, दैट विल बी 32 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो ये आ जाएगा आपका करीबन 2 इंटू 10⁻20, राइट। 2 इंटू 10⁻20, मतलब जो n का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10⁻20 आया। तो ये एक क्वांटाइज क्वांटिटी है। क्वांटाइज माने n इंटीग्रल मल्टीपल है, ये इंटीग्रल है। सो इसलिए आप जब लार्ज चार्जेस के बारे में डील करते हैं तो आप क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड कैन। सो नाउ अबाउट क्वेश्चन नंबर 1.5। इसमें कहा गया है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, ए सिमिलर फेनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर बॉडी, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है, व्हाट डज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
conservation of charges is neither created nor be destroyed. चार्ज ना तो जन्म लेता है नहीं तो खत्म होता है, ये हमेशा क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर होता है चार्जेस। तो सिस्टम में चार्ज होने से पहले कितना चार्ज था और उसके बाद कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो अगर मैं बात करूँ यानी ग्लास रॉड ऑफ रब्ड विथ सिल्क, जब ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है सपोज, दिस इज ए ग्लास रॉड, और जब ये सिल्क के साथ आप कपड़े के साथ, सिल्क के कपड़े के साथ आप रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्जेस आते हैं और सिल्क पे नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, रबिंग का, बिफोर रबिंग अगर मैं बात करूं, बिफोर रबिंग तो टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज, क्योंकि बोथ बॉडी न्यूट्रल था तो टोटल चार्ज इज 0। और आफ्टर रबिंग टोटल चार्जेस, तो ग्लास रॉड पे अगर प्लस क्यू चार्ज आता है तो सिल्क पे कितना आता है, माइनस क्यू चार्ज आता है, तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इट इज अगेन 0। समझे? तो ये एक तरह से जो चार्ज हम तो क्रिएट नहीं किए और चार्ज ना ही डिस्ट्रॉय हुए, जो पहले सिस्टम का चार्ज था, जितना पहले आपका सिस्टम का चार्ज है उतना ही बाद में भी है। सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। सो यू हैव टू राइट बिफोर रबिंग charge on system is in this case is 0, and after rubbing also you will get a same result. If you will get same result, then it validate the law of conservation of charges। तो ये conservation of charges को validate करता है।